हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन के साथ मैं हूं पीके आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आप थंबनेल में देख रहे होंगे आज का जो अपना सेशन है वो है मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। देखिए, तीन प्रकार आपको समझना है। एक होता है फंडामेंटल, जिसको मूल या आधारी बोलते। दूसरा जो होता है वो होता है ड्राइव्ड। क्या होता है? ड्राइव्ड। और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आज का अपना टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट्स। सर, इसको अगर हम समझे तो सबसे पहले हम एक बात याद रखना होगा कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है या फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी जो संख्या है वो संख्या 7 है। कितना है संख्या? 7। अगर हम बात करें तो है लंबाई, अगर हम बात करें तो है द्रव्यमान, समय, तापमान। क्या है? तापमान। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाप या पदार्थ की मात्रा। ये 7 है। अगर लंबाई की बात करें तो इसको जो हम मेजर करते वो हम करते मीटर में। किस में करते? मीटर में। द्रव्यमान की बात करें इसको मेजर करते केजी में। समय को सेकेंड में। तापमान को केल्विन में। किस में मेजर करते? केल्विन में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। किस में करते? कैंडेला में। अब पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की परिमाप है, इसको हम लोग किससे मेजर करते? तो मोल में। आइए हम लोग समझते कि ये भौतिक राशि एक तरफ है और दूसरी तरफ जो बना हुआ है वो मूल मात्रक बना हुआ है। इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी और एक तरफ फंडामेंटल यूनिट है, उसके मात्रक है। अगर लंबाई की बात करें तो यूनिट जो इसका होता वो होता है मीटर। द्रव्यमान की बात करें तो होता है केजी। समय की बात करें तो सेकेंड। क्षेत्रफल की बात करें वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी एग्जाम हॉल में ऐसे लिखे रहेंगे मीटर स्क्वायर, ऐसा, तो आप इसको समझिएगा। आयतन की बात करें तो घन मीटर, बोले तो इसको लिखेगा मीटर क्यूब, एम क्यूब, ऐसे लिखेंगे। अब समझिएगा, अब है बल। देखिए, बल से इंपॉर्टेंट बात हो सकता है कि बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक जो बल का होता है वो क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन से संबंधित कुछ पॉइंट पूछने की संभावना हो सकती है। जैसे अगर सवाल पूछ दे कि न्यूटन से संबंधित क्या है, तो गति का नियम है। क्या है? गति का नियम। गति का प्रथम नियम है, गति का द्वितीय नियम है और गति का तृतीय नियम है। अगर हम न्यूटन से बात करें तो इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है कि दृश्य किरणों की खोज। क्या पूछेगा? दृश्य किरणों की खोज किसने किया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग विजुअल रेज बोलते हैं। तो दृश्य किरणों की खोज भी किसने किया? तो न्यूटन ने किया। आइए आगे हम समझते। आगे है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता? तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? तो देखिए, ए बराबर फार्मूला होता है v/t। इसका मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में और टाइम को सेकेंड में। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही यूनिट लिखा हुआ त्वरण का। आगे जो है वो है पृष्ठ तनाव। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग थोड़ा समझते। देखिए, पृष्ठ तनाव, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव को? सरफेस टेंशन। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। लगभग जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। सर, सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता, मात्रक जो होता, वो न्यूटन पर मीटर होता। क्या होता? न्यूटन पर मीटर होता। अगर हम देखें कि पृष्ठ तनाव का, तो सर पृष्ठ तनाव होता किसके कारण है? तो पृष्ठ तनाव की जो घटना होती, अगर कभी सवाल पूछे
कि पृष्ठ तनाव की घटना किसके कारण होती है सर? तो पृष्ठ तनाव की जो घटना होती है वो होती है ससंजक बल। किसके कारण होता है? ससंजक बल। देखिए एक बल होता है ससंजक और एक इसी जैसा बल होता है जिसका नाम है असंजक। अगर एक जैसे अणुओं के बीच लगने वाले बल होंगे तो ससंजक, और अगर डिफरेंट अणुओं के बीच लगने वाले बल होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे असंजक। दोनों में इस बात का डिफरेंट है और दोनों महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पृष्ठ तनाव की जो घटना है वो किसके कारण होती है? तो ससंजक बल के कारण होती है। अगर बोले पृष्ठ तनाव कैसी राशि है तो पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटी। अदिश को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी और सदिश को इंग्लिश में हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। देखिएगा पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें कि आखिर पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा लंबाई। क्या होता है? बल बटा लंबाई। अब बल का मात्रक न्यूटन होता और लंबाई का मीटर होता, इसलिए पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। आइए हम पृष्ठ तनाव से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते जिस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ले और थोड़ा विशेष से। अगर हम बात करें पृष्ठ तनाव का तो इसका उदाहरण समझिए। कभी सवाल पूछे जाएंगे कि पृष्ठ तनाव पर आधारित कौन कौन से उदाहरण है, तो पहला है कि बरसात की बूंद का गोलाकार होना। किसका? बरसात की बूंद। कभी अगर सवाल पूछे कि बरसात की बूंद का गोलाकार होना किसका कारण है, तो यह होगा पृष्ठ तनाव। अगला हो सकता है कि गर्म में जो सूप होते उसका स्वादिष्ट लगना। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, इसका मतलब है कि जो सूप होता गर्म, उस सूप एक पदार्थ होता, पीने वाला पदार्थ होते हैं जो लिक्विड मटेरियल होता है, तो गर्म सूप का स्वादिष्ट होना ये भी किसके कारण है? तो ये भी कारण है पृष्ठ तनाव का। अगर कभी सवाल पूछे कि फुहारों से ठंडक लगना, जो फुहारा होता है उससे ठंडक किसके कारण महसूस होती है, तब भी आंसर होता आपको पृष्ठ तनाव। और एग्जाम्पल हो सकता है कि सेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर उसके रोए का चिपक जाना। या सवाल हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, कैसा कि साबुन के बुलबुले। किसके बारे में? साबुन के बुलबुले। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले जो होते हैं उसका सामान्य पानी के बुलबुले से बड़ा होना ये भी किसका कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। अगर कभी सवाल पूछे कि कपूर के जो टुकड़े का पानी की सतह पर उछलना किसका कारण है, तो भी पृष्ठ तनाव का कारण है। अच्छा एक बात हम और देखें, जैसे पृष्ठ तनाव है उसी प्रकार से कभी अगर हमारे एग्जाम हॉल में सवाल पूछे केशिकत्व से, किससे सवाल पूछ दे? केशिकत्व। केशिकत्व को हम लोग बोलते कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। केशिकत्व को अंग्रेजी में हम कैपिलरिटी बोलते हैं। इस पे क्या हो सकता है सर? तो इस पे भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। कैसा सवाल होगा एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल हो सकता है कि लालटेन या दीपक में तेल या किरोसिन का तेल ऊपर चढ़ना किसका कारण, तब भी है केशिकत्व का। कभी अगर सवाल पूछे कागज या अखबार पर गिरी स्याही का जो बूंद है उसका फैल जाना, तब भी कारण है केशिकत्व। कभी सवाल पूछे कि वर्षा होने पर किसान द्वारा खेत की जुताई करना, तब भी होगा केशिकत्व। कभी अगर सवाल पूछे कि पेड़ पौधे में पानी या खाद आदि का जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना, तब भी आंसर क्या होगा? केशिकत्व होगा। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ऐसा एक उदाहरण और हो सकता श्यानता से। किसका हो सकता? श्यानता। श्यानता को अंग्रेजी में हम लोग विस्कोसिटी बोलते। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? विस्कोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता। ये श्यानता है क्या सर? तो श्यानता जो है वो कोई पदार्थों में लगने वाले एक प्रकार का बल है जो गति का क्या करता है? विरोध करता है। अगर इस पे सवाल कभी पूछे तो ऐसा सवाल हो सकता है कि फर्श पर बहते हुए पानी का रुक जाना, तब भी किसका होगा? श्यानता। कभी सवाल पूछ दे दूध की तुलना अगर पानी से करे तो किसका ज़्यादा श्यानता होगा? तो दूध की जो श्यानता ज़्यादा होगी किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। इसका मतलब सीधा सीधी समझिए कि जो जितना गाढ़ा होगा उसका श्यानता ही उतना ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर कभी सवाल पूछे कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, तो शून्य होती है। कभी सवाल पूछे कि गैस की श्यानता क्या होती है, तब भी शून्य होती है। अगर कभी पूछे कि द्रव को गर्म करने से उसकी श्यानता क्या होती है, तो घट जाती है। और कभी अगर सवाल पूछे गैसों को गर्म करने से उसकी श्यानता क्या होती है, तो बढ़ती है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी सवाल पूछ दे कि जो श्यानता है सर जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते,
इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है पॉइज। क्या होता है मात्रक? पॉइज। आइए हम आगे बात करें, थोड़ा विशेष चर्चा कर दिए, इंपॉर्टेंट था। अगर बोले वेग, तो वेग का सबको पता है कि मीटर पर सेकेंड होता। अगर चाल की बात करें तो मीटर पर सेकेंड। शक्ति जिसको अंग्रेजी में हम लोग पावर बोलते, क्या बोलते? पावर। इसका जूल पर सेकेंड या क्या होता? वाट। क्या होता है? वाट। ध्यान दीजिएगा। आगे है दाब। दाब का क्या होता है? पास्कल। अगर कभी सवाल पूछे कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापे जाते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर में 3 सवाल हो सकता है। कैसा सवाल होगा जरा हम इस पे चर्चा करें। देखिए बैरोमीटर में कौन कौन सा सवाल हो सकता है। देखिए बैरोमीटर में जो सवाल होंगे वो पहली बात हुआ कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक बोले तो एकाएक क्या होता है? घटता है। अगर अचानक घटेगा तो आप दिमाग पर बैठा लीजिए कि ऐसा अगर घटने के बाद क्या होंगे, तो घटने के बाद जो होता है वो आंधी तूफान का संकेत होता है। किसका होता है? आंधी तूफान। अगर कभी सवाल पूछे कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक घट जाता है तो किसको संकेत करेगा? तो आंधी तूफान को करेगा। लेकिन अगर सवाल कभी पूछे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे, क्या बोले? धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे घटता है तब क्या होगा? अगर धीरे धीरे घटता है तो वर्षा होने का संकेत है। किसका संकेत है? वर्षा होने का। और अगर कभी सवाल पूछे कि धीरे धीरे बढ़ता है, क्या सवाल पूछेगा? धीरे धीरे बढ़ता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो समझिएगा कि मौसम साफ, मौसम बोले या दिन बोले साफ होने का संकेत होता है। आपको मैं एक बात और बता दूं, कभी अगर सवाल पूछे कि सर मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि मौसम अनुसंधान केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। कभी अगर एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न पूछे कि मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मौसम अनुसंधान केंद्र, तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। अच्छा, नई दिल्ली से मैं आपको एक बात और बता दूं कि नई दिल्ली में हो सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग अनुसंधान केंद्र, तब भी कहाँ होगा? नई दिल्ली। अगर कृषि अनुसंधान केंद्र, तब भी कहाँ होगा? नई दिल्ली। कभी अगर सवाल पूछे कि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब भी आंसर नई दिल्ली। अगर कभी सवाल पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या पूछेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग, तब भी कहाँ होगा? नई दिल्ली। कभी पूछे ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, तब भी कहाँ होगा? नई दिल्ली। आइए हम आगे चर्चा करें। आगे है कार्य। ध्यान समझिएगा, कार्य का जो मात्रक होता वो होता है न्यूटन मीटर या क्या होते हैं? जूल। और अगर कभी सवाल पूछे ऐसा कि 1 जूल बराबर कितना, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। और कभी अगर सवाल पूछे कि 1 अर्ग बराबर कितना, तो 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। 10 के पावर -7 जूल। अच्छा, यहाँ से एक सवाल ऐसा हो सकता कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल। अगर कभी सवाल पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या सर? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का, जिसका हम उपयोग करते हैं। कहाँ करते सर? तो इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। इसका हम लोग नाभिकीय भौतिकी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे है, ध्यान दीजिएगा, आगे है ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? मात्रक जूल होता है। अच्छा, यहाँ से सवाल पूछता कि सर 1 किलोवाट आवर, कभी सवाल पूछता कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता, तो 1 किलोवाट आवर बराबर जो वैल्यू होता 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आप इसको ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे एग्जाम हॉल में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर और कितना जूल होता। अच्छा, एक बात मैं आप बता दूं कि 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? 1 यूनिट। और जो बिजली बिल मेजर किए जाते हैं वो यूनिट में मेजर किए जाते हैं। तो कभी सवाल आवे कि 1 किलोवाट आवर क्या होगा, तो 1 यूनिट होगा। आइए हम आगे चर्चा करें। आगे है वो है विद्युत प्रतिरोध। सबको पता है कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ओम होता है, जिसका संकेत कैसा होता है? ऐसा ओम होता है। ध्यान रखिएगा। आगे उष्मा या हम लोग उष्मा गतिकी या ताप की बात करें तो क्या होता है? केल्विन। देखिए कुछ पैमाना होते, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन और एक होता है रीमर। याद रखिएगा। अगर कभी सेल्सियस के बारे में आपको चर्चा करें तो जो मिनिमम वैल्यू होता वो 0 डिग्री होता, और अगर कभी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता।
याद रखिएगा कि कितना होगा मिनिमम 0 डिग्री और सबसे ज़्यादा कितना होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होंगे। आप इसको याद रखेंगे। ये सब एक प्रकार का तापमान का पैमाना है। आगे की बात करें, आगे है उष्मा। उष्मा का जो मात्रक होगा क्या होगा जूल। गुप्त उष्मा का जो मात्रक होगा जूल प्रति केजी होगा और विशिष्ट उष्मा का जो मात्रक होगा ये भी जूल प्रति केजी होगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। कैसा सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गर्म पानी की तुलना में, क्या सवाल पूछेगा, गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन होता है क्यों। कभी अगर सवाल पूछ दे कि गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन होता है क्यों, इसका क्या कारण है, तो गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन होता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो ज़्यादा होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है। कभी आप रोटी वगैरह बना रहे हो, खाना बना रहे हो, आप स्टूडेंट लाइफ बिताए होंगे, तो रोटी बनाते बनाते कभी उसमें से गैस निकलता, भाप निकलता, तो ज़्यादा जलन होता है। तो कभी सवाल पूछे कि गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन होता है क्यों, क्योंकि पानी की तुलना में भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। गुप्त ऊष्मा को हम अंग्रेजी में लेटेंट हीट बोलते हैं और विशिष्ट ऊष्मा को हम अंग्रेजी में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। आइए आगे बात करें तो विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इस पे पीछे भी चर्चा किए। अगर विद्युत धारा की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। सर विद्युत धारा में अगर बात करें तो देखिएगा, आवेश का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन। क्या होता है, Q इक्वल टू एन। लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है, आई टी। और कभी सवाल पूछे कि आई बराबर क्या होगा तो Q बटा टी, यानी विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटा समय। आप सबको पता है कि आवेश का मात्रा क्या होता है तो कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है तो फैराडे होता है। तो देखिए ये भी हमारे रेलवे में कई बार पूछा गया सवाल है। कभी अगर सवाल पूछे, एक होता है फैराडे और एक होता है फैराड, दोनों में अंतर है। एक है फैराड और एक क्या है, फैराडे। तो यहाँ जो आवेश का मात्रक होगा वो क्या होगा, फैराडे होगा, ना कि क्या होगा, फैराड। फैराड जो मात्रक होगा वो कैपेसिटेंस का होगा। किसका होगा, कैपेसिटेंस। कभी अगर सवाल पूछे कि कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होगा तब फैराड होगा। और कभी अगर ऐसा सवाल पूछे कि सर आवेश की सबसे बड़ी मात्रक क्या होगी, क्या पूछे सवाल कभी, सबसे बड़ी मात्रक, तो आपको मैं बता दूं हमारे प्यारे साथियों कि जो सबसे बड़ी मात्रक होती है वो होती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। और कभी अगर सवाल पूछे कि एक फैराडे बराबर कितना, तो एक फैराडे बराबर 96,500। कितना होता, 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर होता है 96,000, लगभग 96,500 कूलाम। आइए हम इसकी चर्चा करें। आगे बात करें तो आगे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है, न तो वोल्ट पर मीटर होती है। सर गुरुत्वीय नियतांक, इसका फॉर्मूला जो मात्रक होता न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ध्यान रखिए, इसको अगर देखें तो ऐसा होता, देखिए हम बात करें गुरुत्वीय नियतांक का, किसका बात करें, गुरुत्वीय नियतांक का। देखिए हम बात करें गुरुत्वीय नियतांक का, तो गुरुत्वीय नियतांक को जो हम रिप्रेजेंट करते वो बड़ा वाला जी से करते। क्या करते, बड़ा वाला जी। और इसका फॉर्मूला होता एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। ध्यान दीजिएगा, एफ बोले तो न्यूटन है और ये लेंथ है, डिस्टेंस है, बोले तो मीटर स्क्वायर है, बटा में केजी स्क्वायर है। तो इसको हम बोल सकते न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसका मात्रक है, तो गुरुत्वीय नियतांक का है। याद रखिएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं जी से। और ऐसने को वैल्यू आवेगा जिसका नाम है प्लांक नियतांक। क्या नाम है, प्लांक नियतांक। सर प्लांक नियतांक को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस से करते हैं, एच से करते हैं। और एच का वैल्यू होता है 6.634 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। इसका मतलब जूल सेकेंड जो होता है मात्रक होता है किसका, तो प्लांक नियतांक का, जिसको अंग्रेजी में प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्लांक नियतांक जो है वो किसमें दिया गया, तो दिया गया क्वांटम थ्योरी में। किसमें दिया गया, क्वांटम थ्योरी में। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि क्वांटम थ्योरी किसने दिया, तो क्वांटम जो थ्योरी दिया वो मैक्स प्लांक ने दिया। कभी अगर सवाल पूछ दे कि क्वांटम थ्योरी किसने दिया, तो क्वांटम थ्योरी जो दिया वो दिया मैक्स प्लांक ने। किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। आइए हम आगे चर्चा करें। आगे है
ज्योति फ्लक्स, जिसका मात्रा क्या होता है ल्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला, जिसको हम लोग CD से लिखते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता क्या होता है हर्ट्ज। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हर्ट्ज का भी सवाल नहीं मिले तो दूसरा मिल सकता है पर सेकेंड। क्या मिलेगा? पर सेकेंड। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर हम देखें रियल में होता क्या है सर, तो रियल में क्या होता है कि फार्मूला होता है आवृत्ति इक्वल टू 1/T। एक मतलब आवृत्ति बराबर 1/ आवर्तकाल, 1 का 1 आवर्तकाल का सेकेंड। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यही होगा पर सेकेंड। इसी को लिख रहे पर सेकेंड, चाहे तो बोले पर सेकेंड चाहे तो बोले हर्ट्ज, दोनों बात बराबर है। और यही अगर हम हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। हर्ट्ज के आधार पर ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। एक रखा गया 20 हर्ट्ज से नीचे। अगर हम 20 हर्ट्ज से कभी नीचे की बात करें तो ऐसे ध्वनि को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। कैसा बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि। देखिए मैं फिर से एक और बात कर ले रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं हम लोग? अवश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से अगर नीचे होगा तो इसको हम लोग अवश्रव्य ध्वनि बोलेंगे, और अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, कहाँ तक? 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा तो इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलेंगे। और इसको कौन सुनता है सर? तो इसको मानव सुनता है। अगर कभी सवाल पूछे कि मानव, मनुष्य कौन सी ध्वनि को सुनता है, तो आंसर हो जाएगा श्रव्य ध्वनि। और एक तीसरा जो है वो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ऐसे जो ध्वनि होंगे इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्रव्य। क्या बोलते हैं? प्रश्रव्य। अच्छा एक बात याद रखिए, कभी अगर प्रश्न पूछे कि प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते, तो प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग हम लोग करते हैं, वो करते हैं सोनार में। कहाँ करते हैं? सोनार में। और कहाँ करते हैं? रडार में। और कहाँ करते हैं? तो अल्ट्रासोनोग्राफी में। कहाँ करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। सर अल्ट्रासोनोग्राफी को हम गांव देहात की भाषा में अल्ट्रासाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम आगे चर्चा करें। आगे है तरंगदैर्घ्य। अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसका जो मात्रक होता एंगस्ट्रॉन भी होता और मीटर भी होता। कभी अगर सवाल पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना, तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। कभी सवाल पूछे कि 1 नैनो बराबर कितना, तो 1 नैनो अगर का बात करें नैनोमीटर तो 10⁻⁻9 मीटर होता। अगर कभी बात करें मेगा का, किसका बात करें? मेगा का, तब मेगा का मतलब होता 10⁻6। और कभी अगर बात करें माइक्रो, क्या बात करें हमारे प्यारे साथियों? माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होगा 10⁻⁻6। आइए हम लोग आगे समझते। यहाँ से एक सवाल पूछे जा सकते कि सर कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। लेकिन अगर कभी सवाल पूछे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि यातायात के साधन में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आइए हम आगे बात करें परम ताप। देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। परम ताप जो होता उसका मात्रा क्या होता है? केल्विन। समुद्र की गहराई जो होती है वो होती है फैदम। क्या होती है? फैदम। अच्छा मापने वाला जो यंत्र होता जिसको हम लोग बोलते हैं फैदोमीटर। क्या बोलते हैं? फैदोमीटर। फैदम यूनिट है, मात्रक है, लेकिन फैदोमीटर क्या है? तो फैदोमीटर एक उपकरण है, एक डिवाइस है। जिस तरह से थर्मामीटर से तापमान मापा जाता सर, उसी प्रकार से फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और कभी अगर सवाल पूछे कि 1 फैदम बराबर कितना, कभी अगर सवाल पूछ दे कि 1 फैदम बराबर कितना, तो 1 फैदम बराबर 6 फीट। कितना होता है? 6 फीट। ये कई बार हमारे बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और रेलवे में भी कई बार देखने को मिला है कि 1 फैदम बराबर कितना होता, तो 1 फैदम बराबर 6 फीट होता। अच्छा यहाँ से हम अगर चर्चा करें तो समुद्र से रिलेटेड एक बात और याद रखना है। अगर समुद्र की गहराई बोलता तो फैदम में, लेकिन अगर बोलता समुद्र की चौड़ाई, क्या बोलता हमारे प्यारे साथियों? समुद्र की चौड़ाई। तो समुद्र की जो चौड़ाई मापी जाती है वो मापी जाती है नॉटिकल मील में। किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में। आइए आप कमेंट में जरूर जवाब देंगे कि 1 नॉटिकल मील में कितना वैल्यू होता है, मीटर किलोमीटर में दोनों बताइए। कि कमेंट में दीजिए आप आंसर कि 1 नॉटिकल मील में कितना मीटर और कितना किलोमीटर होता है। आगे हम अगर बात करें तो आगे है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसका मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है हमारे प्यारे साथियों? वेबर। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि वही लाइक कॉमेंट से हमें एनर्जी मिलती है। आगे अगर हम बात करें
तो आगे जो है वो है कोणीय संवेग। इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम अंग्रेजी में बोलते हैं। कोणीय संवेग का जो मात्रक होता केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो टेस्ला, क्या बोले टेस्ला। और अगर कभी सवाल पूछे कि एक टेस्ला बराबर कितना होता वैल्यू, तो मैं आपको बता दूं कि एक टेस्ला बराबर जो होता है वैल्यू वो 10 के पावर 4 गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर कितना, 10 के पावर 4 गॉस। इसको मजाक मजाक में याद रखेंगे कि एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस कैसे होगा, तो एक तस्ला में कितना गिलास, तो एक तस्ला में 10 के पावर 4 गिलास। मजाक मजाक में इसको याद रखिएगा कि एक तस्ला में कितना गिलास, तो एक तस्ला में 4 गिलास। एक कहे की मतलब हुआ कि एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता। आइए हम आगे बात करें तो अगला हमारा जो है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो क्षमता होती वो होती डायोप्टर। क्या होती, डायोप्टर। अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि P इक्वल टू जो वैल्यू होता है वो 1/f होगा, कब, जब मीटर में होगा तब। और P इक्वल टू 100/f होगा कब, जब सेंटीमीटर में होगा तब। और ऐसे न्यूमेरिकल भी हमारे एग्जाम हॉल में देखने को मिला है। P इक्वल टू 1/f जब मीटर में होगा और P इक्वल टू 100/f जब सेंटीमीटर में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता वो क्या होता है, डायोप्टर होता। क्या होता है, डायोप्टर। आइए आगे हम बात करें विभवांतर। देखिए विभवांतर को सबका मात्रक है कि मात्रक क्या होता, तो वोल्ट होता, सबको पता है। आगे है जड़त्व घूर्णन जिसका होता केजी मीटर स्क्वायर। क्या होता, केजी मीटर स्क्वायर। आगे है चालकता जिसको कंडक्टिविटी बोलते, इसका मात्रक जो होगा वो होगा पर ओम। क्या होगा, पर ओम। आगे है ठोस कोण। देखिए ठोस कोण को हम अंग्रेजी में सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता वो अस्टारेडियन होता है। क्या होता है, अस्टारेडियन। और कभी अगर बोले प्लेन एंगल, कभी सवाल पूछ दे प्लेन एंगल, क्या पूछेगा, प्लेन एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलते हैं, समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और जो ठोस कोण या घन कोण का जो मात्रक होता, ठोस कोण का दूसरा नाम क्या है, घन कोण। क्या है, घन कोण। तो घन कोण या ठोस कोण पूछेगा तो आंसर होगा अस्टारेडियन, लेकिन समतल कोण पूछेगा तो रेडियन होगा, और कोणीय वेग बोलेगा तो रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। और आपको मैं एक बात बता दूं कि चाहे तो ठोस कोण की बात करें या समतल कोण की बात करें तो ये जो है डायमेंशन लेस होता। क्या होता है, डायमेंशन लेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विमाहीन। आइए आगे हम बात करते हैं। आगे है ऊर्जा का रूपांतरण। आपको एक बात पता होगा हमारे प्यारे साथियों कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अंग्रेजी में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी इसका यह मतलब हुआ कि ऊर्जा कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है। ऊपर अपना हेडिंग बना हुआ है, वो बना हुआ है उपकरण, और दूसरी तरफ बना हुआ ऊर्जा का रूपांतरण। सर डायनेमो या जनरेटर की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा एवं उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में बदलता है। आगे बात करें माइक्रोफोन तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे बात करें सोलर सेल, सौर सेल का तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर ट्यूबलाइट की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और फिर बाद में हीट एनर्जी यानी उष्मा में भी इसको कन्वर्ट करता है। आगे विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में भी और इसको उष्मीय ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल की बात करें, इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार की बात करें यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर कुकर प्रकाश ऊर्जा को ताप ऊर्जा में। इस प्रकार से तमाम कई प्रकार के उपकरण है जो ऊर्जा को रूपांतरण करता है। विद्युत अपघटन क्या करता है सर, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते। हीटर क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। उष्मा इंजन की बात करें तो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक कमेंट में आंसर देंगे हमारे प्यारे साथियों, एक कमेंट में आंसर देंगे हमारे प्यारे साथियों कि भाप इंजन का खोज किसने किया।
कभी अगर सवाल पूछे जाए कि भाप इंजन का खोज किसने किया, और ये हमारे रेलवे का ग्रुप डी का पूछा गया भी सवाल है कि भाप इंजन का खोज किसने किया, तो आप हमारे कमेंट में आंसर जरूर देंगे। आगे है जलता हुआ कोयला जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबक की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। आगे बात करें पवन चक्की, क्या है? पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वाष्प इंजन की बात करें तो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें। हमारे सेशन में अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करें, अगर अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें। और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के सेशन के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।